नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका वीसीसी एकेडमी में स्वागत है। और अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। अपन जो लास्ट क्लास में अपन ने छोड़ा था उससे आगे बात करते हैं। अब देखो, पहली बात तो ये है कि आपको रेगुलर जो पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन करना है। अगर ढंग से रिवीजन करोगे ना तो इतना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। अब चलो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये तो है कि आपको जो मैं ये सेल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कोशिका के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपका सीधा काम क्या है, ये आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा। और पढ़ने के बाद में जो भी चीज़ें हैं, अब लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व किया करो, ठीक है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट किया करो, बताया करो, देखो क्या दिक्कत है, क्या कमी है, कौन सी चीज़ आपके समझ में नहीं आई, उसको आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये क्लास है तो ऑफलाइन ही। ऑफलाइन का मतलब है कि मैं आपके लाइव नहीं हूँ, क्योंकि अभी इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है कि लाइव आए। तो जैसे ही लाइव आएंगे तो वो आगे की बात है, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना कि अगर कोई भी परेशानी हो किसी भी चीज़ में, अगर मेरे से लिखने में दिक्कत हो गई हो या बाई मिस्टेक कुछ और लिख दिया हो, बोला कुछ और हो, तो आप बता सकते हो कंप्लीटली, है ना, कमेंट करके। क्योंकि अब इतने से तो कमेंट करते हैं तो सारे अपन पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये क्लासें अगर अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। अपन आगे बात करते हैं अब किसके बारे में, जो हमने कोशिका के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके बारे में। देखो, मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले टाइम खराब करने के बजाय मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। रिवीजन की मैं अलग से एक क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में, तो कोशिका के बारे में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पहले देख ली थी। अब हम ये देखेंगे कि कोशिका में ऐसे उसके देखो, खोज वगैरह, कोशिका को कितने भागों में बांटा जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, वो हम सब पढ़ चुके थे। उसी में अपन ने एक और चीज़ देखी थी। इस डायग्राम को मैं आपको अच्छे से डिटेल से यहाँ पर समझाता हूँ। और वो चीज़ें क्या है कि हमने जब इसके बारे में जब देखा, तो हमने देखा कि पूरी की पूरी सेल है। ये क्या है, एक सेल है, ये एक कोशिका है। और जब कोशिका की जब हम बात करते हैं तो कोशिका के सबसे जो बाहरी जो भाग होता है, सबसे जो बाहरी जो आवरण होता है, आप जानते हो अच्छे से, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हम कोशिका भित्ति के नाम से। कोशिका भित्ति, और भित्ति का मतलब है दीवार। भित्ति का मतलब क्या है? दीवार। अभी बताओ कि दीवार की जरूरत किसको पड़ेगी? भाई जैसे हम कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, एक तो पादपों में और एक जंतुओं में। जंतुओं का मतलब है आप और हम लोग, जीव जंतु जिनमें जीव है। और पादप मतलब पेड़ पौधे हैं। तो दीवार की जरूरत किस में पड़ेगी? भाई हम तो घर में रहते हैं, हम अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो। इसलिए सुरक्षा में जब हम बात करें, सेल के लिए जो एक दीवार का काम करती है वो है हमारी कोशिका भित्ति की। जब हम बात करते हैं तो कोशिका भित्ति मुख्यतः हम जब देखते हैं ना, तो ये पाए जाते हैं पादपों में। क्योंकि पेड़ पौधों का तुम ऊपर का एक आवरण देखना, और वो पेड़ पौधों का जो ऊपर का जो आवरण है, आपने देखा होगा कैसा होता है, वो बिल्कुल कठोर होता है। तो कठोर जो बना होता है वो इसी का है, कोशिका भित्ति ही हम उसको बोलते हैं। और कोशिका भित्ति ये किन किन में पाई जाती है, इसकी उपस्थिति किस किस में? तो आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति हमारे मुख्य रूप से, तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए तो किस में पाई जाती है? पादपों में। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादपों में। अब प्रश्न ये बनता है कि कोशिका भित्ति चलो पादपों में पाई जाती है, लेकिन पादपों में बनी किसकी होती है? तो याद रखना, कोशिका भित्ति जो है पादपों में, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। चलो ठीक है। तो आपके एग्जाम में तो यही प्रश्न आएगा कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। याद रख लोगे किस में पाई जाती है? पादपों में। किस में पाई जाती है? पादपों में। और अगर ऐसा ही प्रश्न यहाँ पे आ जाए तो क्या हमारे लिए कोशिका भित्ति की जरूरत है क्या? इंसानों के लिए, जीवों के लिए नहीं है। इसलिए कोशिका भित्ति जो होती है, ये हम कह सकते हैं कि सभी जंतुओं में क्या होती है? अनुपस्थित। सभी जंतुओं में क्या होती है? अनुपस्थित। समझ में आया? उपस्थित किस में होती है? पादपों में। और अनुपस्थित किस में होती है? जंतुओं में, मतलब जीव जंतुओं में। कि सर और किस में पाई जाती है पादप भित्ति, ये जो है कोशिका भित्ति? तो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनमें, और कवक जिसे हम फंगाई बोलते हैं, उनमें हमारे क्या देखने को मिलती है? कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। अब पहला प्रश्न तो आपके ये भी आपको याद रखना है कि पादपों में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, क्योंकि पादपों में सेलुलोज पाया जाता है। जीवाणु में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। जीवाणु में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और इसके बाद में जब हम फंगाई की बात करते हैं, कवक की बात करते हैं, तो इनमें बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो मेरी बातें आपको समझ आ रही है अच्छे से? देखो ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना, एक बार क्लास को आराम से देखना जैसे चल रही है वैसे। उसके बाद में जब आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो 2x की स्पीड आती है, आराम से बढ़ा के देखो आप उसको।
और ये 20-25 मिनट की क्लास होती है, आप आराम से 15-20 मिनट में इसको कवर वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ, दीवार के रूप में कौन पाई जाती है? कोशिका भित्ति। किस में पाई जाती है? पादपों में, जीवाणुओं में और कवक में। पादपों में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जीवाणु में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की। का से काइटिन, का से कवक, का से काइटिन, ठीक है। अनुपस्थित किस में होती है? ये सभी जीव जंतुओं में। सभी जो जीव जंतु होते हैं उन सभी में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित। अब ये कैसी होती है? मृत होती है। और मृत होती है तो ये काम किसका करेगी? तो सुरक्षात्मक आवरण बनाती है किसमें? पादपों में। सुरक्षात्मक आवरण बनाती है किसमें? पादपों में। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा। बताओ, पहला पॉइंट याद हो जाएगा क्या? देखो, अगर चीजें समझ आ रही है तो कमेंट जरूर किया करो, कैसी लगी कैसी नहीं लगी। कोशिका भित्ति सेल वॉल, पादप, जीवाणु, कवक पाई जाती है। पादपों में सेलुलोज की, जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की, कवक में काइटिन की, और अनुपस्थित किसमें होती है? सभी जंतुओं में। काम क्या करती है? सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। अब इस कोशिका भित्ति के अंदर हमारे पाई जाती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पहला अंतर तो इसमें यही हो जाएगा कि ये पाई किस में जाती है। तो देखो, अब कोशिका झिल्ली की जब हम बात करते हैं ना, तो मुख्य रूप से जंतुओं में तो पाई जाती है। जंतुओं के साथ में किस में पाई जाएगी? पादपों में। भाई देखो, झिल्ली तो है, झिल्ली तो दोनों में पाई जाएगी, चाहे वो जंतु हैं और चाहे वो पादप है। लेकिन इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, वो जो कठोर आवरण होता है, वो सिर्फ कठोर आवरण किस में पाया जाएगा? पादपों में। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं, आता समझ में आ गया होगा। तो झिल्ली पाई जाएगी, पादप और जंतु दोनों में उपस्थित होती है। और ये काम क्या करती है, या फिर किसकी बनी होती है? तो ये प्रोटीन और वसा, लिपिड जिसको हम बोलते हैं, तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। लेकिन यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति अलग अलग में अलग अलग तरीके से, जैसे पादपों में सेलुलोज की, जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की, और कवक में काइटिन की। लेकिन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की। बताओ, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक? अब एक काम क्या करेगी ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली ये काम करती है कि आपके शरीर को जो अच्छी चीजें हैं उनको तो अंदर ले लेती है, और जो कोशिका में जो खराब चीजें हैं उनको बाहर कर देती है। तो भाई तभी तो झिल्ली है। तो ये पारगम्यता का काम करती है। किसका? पारगम्यता का। लेकिन कैसे? क्या सारी चीजों को बाहर निकाल देती है, सारी चीजों को अंदर ले लेती है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो क्या करती है कि जो जरूरत होती है, जो अच्छी चीजें उनको तो ग्रहण कर लेती है, और जो खराब चीजें हैं, जो कोशिका के काम की अवशिष्ट चीजें, उनको बाहर निकाल देती है, मतलब चयन करके निकालती है। इसलिए क्या बोल देते हैं? चयनात्मक पारगम्यता। तो ये जो कोशिका झिल्ली है वो किसका काम करती है? बताओ। चयनात्मक पारगम्यता का काम करती है। और अंतर्गमन और बहिर्गमन, इन और आउट, ग्रहण करना और बाहर भेजना किसका काम है? कोशिका झिल्ली का। और बताओ, ये कोशिका के ऊपर क्या बनाती है? जीवित आवरण। आपने पढ़ा था क्या? ये क्या होती है? मृत। और ये कैसे होती है? जीवित। बताओ, समझ आया? क्लियर हो रहा है ना? अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलना। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पादप जंतु दोनों में पाई जाती है, प्रोटीन और वसा की बनी होती है, जीवित आवरण बनाती है, अंतर्गमन बहिर्गमन या चयनात्मक पारगम्यता का काम करती है। ये आपको समझ ही आ गया। तो बाहरी और आंतरिक, मतलब हम कहें कि भित्ति और झिल्ली दोनों समझ में आ गए। उसके बाद में ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? कि जो कोशिका जो झिल्ली है ना, समझना अच्छे से, कोशिका झिल्ली और ये है बीच में केंद्रक। ये बीच में क्या है? केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक द्रव पाया जाता है। किस किस के बीच में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली प्लस केंद्रक के बीच में जो द्रव पाया जाता है इसे बोलते हैं हम कोशिका द्रव। और जो केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बताओ। केंद्रक द्रव। और ये पूरा का पूरा जो द्रव है, चाहे वो केंद्रक वाला हो चाहे वो कोशिका वाला हो, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं जीव द्रव्य। इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? जीव द्रव्य। तो आपको याद रखना है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों से मिलकर बनाए जीव द्रव। इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसी को? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की जो खोज की थी वो की थी डुजार्डिन ने। किसने की? डुजार्डिन। याद रख लोगे? प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? डुजार्डिन। और ये शब्द दिया था पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे। देखो, ये ऐसे प्रश्न है कि ये कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको इसके बारे में तो याद रखना ही पूरा। क्या क्या याद रखना है?
जीव द्रव्य किस किस से मिलकर बना है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जीव द्रव बना है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। खोज किसने की? डुजार्डिन ने की। और इसको शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने। उसके बाद में जो आपको द्रव दिखाई दे रहा है रेड कलर में, जिसे हम कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं, इसमें खूब सारे क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। और इन कोशिकांगों के बारे में हम विस्तार से पढ़े। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बात करते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ जी, चलो जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे अब जो अभी आपसे बात की थी कोशिकांग। किसकी बात करेंगे? कोशिकांग। तो मैंने आपको एक सारणी से बनवाई थी, अगर आपको याद हो, कोशिकांग अलग अलग, एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली और झिल्ली रहित। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे एकल झिल्ली की, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, और भी है एक और, जैसे लाइसोसोम। नंबर 1 कौन है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है ना, आपने खूब सुना होगा इसके बारे में कि लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम कैसी चीज़ है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो लाइसोसोम के बारे में आप जब पढ़ते हो तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही तो है एग्जाम के लिए, कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। चलो ठीक है, मैंने भी मान लिया कि एग्जाम में यही आना है, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते क्यों हैं? तो ऐसा क्या पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर जिस वजह से लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये है लाइसोसोम। ये क्या आपने? लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलेज एंजाइम। और ये काम क्या करता है कि जो ऐसी कोशिका वगैरह जो अपशिष्ट है, जो खत्म हो चुकी है, उनका पाचन करने का काम करता है। तो मृत कोशिकाओं का पाचन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? हाइड्रोलेज एंजाइम। लेकिन होता क्या है कि कई बार ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है अपनी संख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि कर लेता है, और उस वृद्धि के कारण क्या होता है कि ये कोशिकाओं को तो पचाने का काम करता ही है, मृत कोशिकाओं को, लेकिन उन मृत कोशिकाओं के साथ साथ में जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन जीवित कोशिकाओं को भी पचाना क्या कर देता है? प्रारंभ। और जब हमारी खुद की जीवित कोशिकाओं को ये मारना चालू करेगा, इस वजह से इसे कोशिका की क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं हम? लाइसोसोम को कहा जाता है। और ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं शरीर में, उनका निष्कासन करने के लिए भी काम कौन? लाइसोसोम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? लाइसोसोम समझ में आ गया होगा। लाइसोसोम हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है, मृत कोशिकाओं का पाचन करता है, लेकिन जब अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो जीवित कोशिकाओं का पाचन कर देता है, इसलिए इसे कोशिका क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अगर कोशिका, मैं कहूँ आपके शरीर में अगर लाइसोसोम अगर ज़्यादा हो जाए तो कोशिकाओं को खाना चालू कर देगा, और जब कोशिकाएं खत्म, आपको ले डूबेगा ना भाई। आत्मघाती थैली तो है, लाइसोसोम क्या करेगा? ले डूबेगा। तो याद रखना, लाइसोसोम की खोज किसने की? ले डूबा नहीं, डे डूबे। कौन? डे डूबे। याद रख लोगे कौन है? डे डूबे। तो लाइसोसोम ले डूबा, लाइसोसोम ले डूबा, याद रखना। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डूबे ने। अब बात आती है किसकी? गोल्जी काय की। किसकी बात आती है? गोल्जी काय। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या आता है कि गोल्जी काय जो है इसे किस नाम से जानते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस या यातायात नियंत्रक। ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जानते हैं? गोल्जी काय। या इसी को क्या बोलते हैं? यातायात नियंत्रक। अब ऐसा बोलते क्यों है? क्योंकि यह हमारे शरीर में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। चलो ठीक है, इसे ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का क्या करता है? परिवहन। तो हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करने के लिए कौन काम आता है? अपने याद रखना, गोल्जी काय। ट्रैफिक पुलिस या यातायात नियंत्रक या संयुक्त अंग के नाम से हम किसे जानते हैं? गोल्जी काय को। इसका नाम तो सिंपल ही है, खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी। खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को? समझ में आ गया? क्लियर है? आगे आगे चले। तीसरा कोशिकांग बात करते हैं अंतः प्रद्यविका, प्रद्यवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्यवी जालिका। तो भाई जाली का निर्माण किसने किया? पोटर ने। जाली किसने बनाई? पोटर मतलब कुम्हार। भाई मटका, ऐसे कुल्हड़ वगैरह बनाने का काम किसका है? पोटर का ही तो है। समझ आ रही है कि ना आ रही है ना? समझ आ रही है तो लाइक करना इसको। तो अंतःप्रद्यवी जालिका का निर्माण किसने किया या खोज किसने किया? बताओ। कुम्हार ने, पोटर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जब आप कोशिका को देखोगे ना तो कोशिका में इस तरीके से पूरी कोशिका में ऐसे रहता है।
अगर मैं आपके शरीर से आपके कंकाल को निकाल दूं तो कुछ बचेगा क्या? आप खड़े रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। ऐसे ही कोशिका का जो आकार देती है ना, कोशिका का आकार देती है कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका के लिए जो आकार प्रदान करती है, वो आकार प्रदान कौन करती है बताओ? अंतःप्रद्रवी जालिका। इसलिए कोशिका का जो कंकाल है, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और ये किसका काम करती है? वसा और प्रोटीन का संश्लेषण। वसा और प्रोटीन। अब देखो, वसा और प्रोटीन दो अलग अलग चीजें हैं, और अगर दो अलग अलग चीजों का पाचन करना है या संश्लेषण करना है तो अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है स्मूथ और एक होती है रफ। रफ का मतलब है उसकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए वो कैसी हो जाती है? खुरदरी। और इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए कैसी है? स्मूथ मतलब चिकनी। अब याद रखना, राइबोसोम जो है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रख लोगे किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम। अब जब राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रद्रवी का जालिका पर पाए जाते हैं तो बताओ, प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए कौन सी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आएगी? रफ मतलब खुरदरी। प्रोटीन के लिए खुरदरी, किसके लिए? प्रोटीन के लिए। और चिकनी किसके लिए काम आएगी? वसा। भाई जो ज्यादा मोटे से होते हैं, ज्यादा फैट होता है, वो अपन बोलते हैं ना कितना चिकना चिकना सा लग रहा है ना, तो वही वसा, चिकना। याद रख लोगे, वसा चिकना, प्रोटीन खुरदरा। प्रोटीन खुरदरा, जो प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं मसल्स मजबूत हो जाती है, खुरदरी खुरदरी सी, ठीक है। तो प्रोटीन खुरदरा और चिकनी वसा, याद रख लोगे। तीन कोशिकांग पढ़ा है अभी, कौन कौन से? लाइसोसोम, गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम को या इसमें पाया जाता है हाइड्रोलेज एंजाइम, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। जब ये हाइड्रोलेज एंजाइम कम मात्रा में होता है तो मृत कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है, लेकिन जब ज्यादा कोशिका में होता है तो खुद की कोशिकाओं का ही पाचन करना प्रारंभ कर देता है और यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है। गोल्जी का एक कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की, डी डुवे ने की थी। इसे ट्रैफिक पुलिस, यातायात नियंत्रक या संयुक्त अंग के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है और विभिन्न पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुम्हार ने, पोर्टर ने इसका निर्माण किया है, खोज की। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। वसा प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम आता है। और दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। चिकनी वसा, खुरदरी प्रोटीन। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए वो प्रोटीन का संश्लेषण जो है करती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? एक बार जल्दी से और स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। हाँ जी, चलो आगे बात करते हैं अपन। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कि और कोशिकांग कौन कौन, ठीक है, फटाफट से। और इतना करके फिर हम ये आज करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर आप देखने में भी रोते हो फिर इसमें। रिक्तिका, देखो रिक्तिका अपन कहें कि खाली जगह को बोल सकते हैं अपन, और ये पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ किसमें? पादप। रिक्तिका किसमें पाई जाती है? पादप में। याद है, अपन कह सकते हैं पादपों में पाई जाती है या इनमें अधिक विकसित होती है। रिक्तिका जो होती है, वैक्यूल जो होती है अपने, ये किसमें अधिक विकसित होती है? पादपों में। क्लियर है? याद रह जाएगा। देखो हम कोशिका की जब हम बात करते हैं तो जब विभाजन करेंगे ना कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तो मैं आपको अलग से अंतर लिखवाऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे पादप कोशिका हम कहाँ लिखेंगे? ये रिक्तिका कहाँ लिखेंगे? पादप कोशिका। कोशिका भित्ति को कहाँ लिखेंगे हम? पादप कोशिका। क्लियर है? समझना चाहिए। तो पादप कोशिका किस में पाई जाती है? रिक्तिका में पाई जाती है। और ये काम क्या करती है? पोषक पदार्थ और उत्सर्जित पदार्थों का क्या करना? उनका संग्रहण करना। पोषक पदार्थ और उत्सर्जित पदार्थों का क्या कहता है? संग्रहण करना। और एक इसमें नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। सिंपल सा। रिक्तिका, वैक्यूल में जब हम बात करते हैं, पाई किसमें जाती है? पादप में। नहीं पाई जाती किसमें? जंतु में। खोज किसने की? डुजार्विन में। किसने की? डुजार्विन। देखो रिक्तिका, रिक्तिका डुजार्विन नाम से पता है। कृतिका, नाम से कृतिका, रिक्तिका, कृतिका, रिक्तिका। और कैसी है ना? बीन जैसी डुजार्विन। कृतिका, रिक्तिका कैसी है? डुजार्विन। इंपॉर्टेंट है ये बात। हम इतना पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। अब कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या याद रखना है? जो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो अपने चार जो भाग पड़े थे, चार कोशिका में पड़े थे, वो थे एकल झिल्ली। कैसे थे? एकल झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया
और हरित लवण की जब हम बात करेंगे तो वो आएंगे दोहरी झिल्ली की। उसमें पहला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली है? दो, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो चलो ठीक है सर। अब बाहरी झिल्ली तो नॉर्मल है जैसी बनी हुई है, लेकिन जब हम आंतरिक झिल्ली की बात करते हैं तो इसमें से उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं इस तरीके से। देखो, और ये जो उंगली नुमा जो उभार पाए जाते हैं, इन उंगली नुमा उभार को बोलते हैं, उंगली नुमा उभार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले उंगली नुमा उभार क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा क्रिस्टी किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? उसके बाद में, ठीक है, एक देखो अब एक आंतरिक झिल्ली और एक बाहरी झिल्ली, और इन दोनों के बीच में जो रेड कलर में जो आपको द्रव दिखाई दे रहा है कोशिका में है, इसे बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं इसे? साइटोसोल। और ये जो आपको आंतरिक झिल्ली नजर आ रही है, इसके अंदर ये जो कलर है आपको नजर आ रहा है, इस द्रव को बोलेंगे मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न पता है क्या पूछा जाएगा? मैट्रिक्स किस से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से। मां से मैट्रिक्स, मां से माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, मैट्रिक्स और माइट्रो, मैट्रिक्स माइट्रो और कौन? क्रिस्टी। ऐसे उंगली नुमा। ठीक है।